हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो पहले आपने इसमें एक टॉपिक किया था फोर्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस फोर्स का यहाँ पर यूज़ होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक क्या है, अब मोशन। अब आपको मोशन बताना है ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होता है। जैसे अगर आपको इसमें फर्स्ट वीडियो याद हो, यूनिट 3 के बी पार्ट की फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने क्या निकाला था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वहाँ पर फोर्स हमने ले ली थी F में QE, वो हमें ऑलरेडी पता थी। यहाँ पर हमें फोर्स नहीं पता थी तो हमने पहले फोर्स वाला टॉपिक किया था। ठीक है, फोर्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास, F में QBV साइन थीटा। तो उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फोर्स वाले टॉपिक में डायग्राम था वही सेम डायग्राम बनाना है। क्या था वो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था और चार्ज आपने क्यू लिया था, उसको थ्रो किया था आपने एंगल थीटा पे विद द मैग्नेटिक फील्ड। एंगल थीटा किसके बीच में था, आपके पास जिस वेलोसिटी से थ्रो किया आपने v के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में था थीटा एंगल। ठीक है, तो वही डायग्राम आपको बनाना है। तो देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये लो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया हमने। ठीक है, ये होती हैं पैरेलल लाइंस इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, ये मैं थोड़ा लंबा बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, ये इस पॉइंट पे मान लो चार्ज Q है आपके पास। ठीक है, और इसको आपने थ्रो किया किस तरीके से, एंगल थीटा पे। ठीक है, ये आपने थ्रो किया v वेलोसिटी से, और ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला। ठीक है, यही लाइन है ये। ठीक, और कितने एंगल पे थ्रो किया इसको, थीटा एंगल पे थ्रो किया। समझ रहे हो, v वेलोसिटी से और कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, यही सब वहाँ किया था। ठीक है, वहाँ पर आपने क्या किया था, जो ये v था, v को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था। दो कंपोनेंट में कैसे डिवाइड होगा v, देखो ये जो थीटा के साथ वाली लाइन है नीचे, ये किस में होगी, v cos थीटा में, और ये जो थीटा के साथ नहीं है ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा साइन थीटा वाला, v साइन थीटा। ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है, वेक्टर्स में हमने पढ़ा है, वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। थीटा वाला जो होता है वो कोस में चला जाता है और जो थीटा के साथ नहीं होता वो साइन में चला जाता है। ठीक है, इनको हम लेट भी मान लेते हैं कि ये v1 वेलोसिटी, ये वाला कंपोनेंट पूरा लिखने के बजाय मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको v1 लिख रहा हूँ और इस वाले को लिख देते हैं v2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं इसका मोशन आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। देखो चार्ज पार्टिकल जैसे आपने थ्रो किया, ठीक है, तो ये क्या अटेन कर लेगा, ये सर्कुलर पाथ अटेन करेगा इस तरीके से। ठीक है, सर्कुलर पाथ अटेन करता हुआ आगे जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये आगे ऐसे बढ़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये कैसा पाथ बना रहा है अगर आप देख रहे हो तो, ये ऐसे मूवमेंट होती है इसकी, इसको बोलते हैं हम हेलिकल पाथ, हेलिकल मोशन है ये चार्ज पार्टिकल का। इस तरीके से मैं बता देता हूँ आपको पहले ही, ये जो सर्कुलर जो इसने मोशन लिया, ठीक है, जो ये सर्कुलर पाथ पे गया, सर्कुलर पाथ गया किसकी वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से जो कि है v साइन थीटा। और ये जो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, नहीं तो ये यहीं घूमता रहता, आगे किस कंपोनेंट की वजह से बढ़ा, v कोस थीटा की वजह से। ये वाले कंपोनेंट की वजह से ये आगे बढ़ रहा है, और घूम किसकी वजह से रहा है, ये v साइन थीटा की वजह से। ठीक है, तो ये इस तरह का मोशन इसमें बना लेता है। क्या इतनी बात ध्यान में रहेगी। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है v कोस थीटा, इसकी वजह से कैसे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है पार्टिकल, और v साइन थीटा की वजह से ये सर्कुलर पाथ ले रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ ले रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। आगे क्यों बढ़ रहा है, v कोस थीटा की वजह से, फिर सर्कुलर पाथ लिया, फिर आगे बढ़ा, फिर सर्कुलर पाथ, फिर आगे बढ़ा, ऐसे। तो ये हेलिकल मोशन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब बातें यहाँ लिख रखी हैं हमने, क्या कि लेट अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q इज थ्रोन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा। ये क्या है, एट है यहाँ पर, एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो थीटा है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी वेक्टर जो है, इनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, अब ये जो v है इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था, यही बात यहाँ लिख रखी है कि रिजॉल्विंग v इनटू द टू कंपोनेंट। कौन कौन से, v कोस थीटा और v साइन थीटा, जो कि हमने शोन किए हुए हैं डायग्राम में। समझ रहे हो बात को। अब इसमें हमें क्या करना है, एक तो ये रेडियस निकालनी है, ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस निकालनी है। ठीक है, कैसे निकलेगी, और टाइम पीरियड निकाल लेंगे कि एक सर्कल में कितना टाइम लग रहा है इसको। ठीक है, ये सब बातें करनी है इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ में हमें पता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मतलब इसके अंदर कोई फोर्स लग रही होगी तभी ये सर्कल बन रहा है। देखो सीधी सी बात है, देखो कैसे इस चीज़ को समझो। जैसे ये एक सर्कल मैंने मान लिया, ठीक है, और ये कोई पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल इस सर्कल में कैसे मूव कर सकता है, देखो ये फोर्स लग रही होगी इधर। ठीक है, ये फोर्स इस पॉइंट पे ऐसे लग रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे आती ही फोर्स ऐसे लग गई, फिर इस पॉइंट पे आती ही फोर्स ऐसे लग गई। समझ रहे हो इस बात को,
या नहीं। अगर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद करो तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, चार्ज मूव कर रहा होता है, चार्ज मूवमेंट को हम क्या ले लेते हैं, करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग वही डायरेक्शन होगी, जो चार्ज की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन होगी। तो आप फोर्स निकाल सकते हो ना वहाँ पे, थंब से फोर्स निकलती थी, तो मान लो वो थंब से फोर्स इस तरीके से आ रही होगी, यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ आ रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टिकल भी क्या कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पोजीशन चेंज कर रहा है, सीधी सी बात है। इस पॉइंट पे यहाँ ऐसे फोर्स लग रही है, यहाँ आते ही क्या हो रहा है आपके पास, डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको अपने इस तरफ रोटेट कर, मतलब अपनी तरफ खींच रही है, तो उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। फिर इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लग रही है, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये चीज़ मतलब फोर्स इस तरफ लग रही है, ये स्ट्रेट जाना चाहता है इस तरफ, ठीक है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको अपनी तरफ खींचती है। जैसे यार अर्थ एंड मून का ये कंसेप्ट है, अर्थ एंड मून के कंसेप्ट में क्या है, ये मान लो अर्थ है, ये मून है, ठीक है, ये मून ऐसे इसके ऑर्बिट में घूमता है। क्यों घूमता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अर्थ का मास ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो होता क्या है इसके अंदर आपके पास, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरीके से काम करती है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगी, अब ये मूवमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, ये मान लो इस तरह स्ट्रेट चला जाता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये इसको रोटेशन दे रहा है, एक सर्कुलर पाथ में देता है, नहीं तो ये तो ऐसे जाना चाहता है, लेकिन क्या लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, मतलब इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाता है, अर्थ हो जाती है। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है, ये रोटेट क्यों हो रहा है, समझ में आ रही है चीज़, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये रोटेशन हो रही है। रोटेशन क्यों हो रही है, क्योंकि फोर्स लग रही होगी कोई, ठीक है। एक तो फोर्स मैंने आपको बताई ये वाली फोर्स कौन सी है, जो मैंने आपको बताया थंब रूल से देखते हैं, ठीक है, और एक लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें, समझ रहे हो। तो देखो दो फोर्सेस का यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स विच इज़ गिवन बाय, किससे लिखते हैं हम इसको, बताओ जल्दी से, याद है क्या, F इक्वल टू में QBV साइन थीटा। अब कईयों के दिमाग में एक क्वेश्चन और राइज हो गया होगा कि अभी तो आपने एक और बताई थी हमें पिछली वीडियो में, क्या थी वो, BIL साइन थीटा, तो ये वाली क्यों नहीं ले रहे हो, ये भी तो फोर्स ले सकते हैं। तो यार देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, ये वाली जो फोर्स है ये किसके लिए लगती है, चार्ज पार्टिकल के लिए, क्योंकि देखो Q है, चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर उसकी लेंथ हो। लेंथ किसकी होती है, वायर की, किसी कंडक्टर की, जैसे वायर को ही हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल कंडक्टर बोल देते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ठीक है। तो लेंथ होगी जहाँ पर, ठीक है, वो, और लेंथ में क्या है, मतलब वायर है जैसे, तो उसमें करंट मूव कर रहा होगा, तो I भी होगा, L भी होगी उसकी, तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो चार्ज पार्टिकल की ही मूवमेंट है, समझ रहे हो, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी को, या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये जो V साइन थीटा है, अगर आप ध्यान से देखो, इस V साइन थीटा को हमने क्या ले लिया था, V2 ले लिया था, अगर याद हो आपको। V साइन थीटा को क्या ले लिया था हमने, V2। तो मैं इस V साइन थीटा की जगह V2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। F इक्वल टू में QBV2, ठीक है, यहाँ लिख दो, चाहे V2 क्या है, V साइन थीटा है, ठीक है। अगर याद हो आपको, V कोस थीटा को मैंने V1 कह दिया था और V साइन थीटा को V2 कह दिया, तो यहाँ V2 लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बार बार बात एक की है कि ये जो सर्कुलर मोशन है ये किसकी वजह से हो रहा है, इस कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, V साइन थीटा की वजह से ही हो रहा है ये, समझ रहे हो बात को, या नहीं, क्लियर हो रही है ना ये चीज़ें, ठीक है। और यानी कि यहाँ V साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, V2 पुट कर दी, समझ रहे हो। V साइन थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने, V2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर, ठीक। उसके बाद देखो, मैंने आपको बोला था एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगती है, तभी मूवमेंट हो रही है ना, एक फोर्स तो लगी रही है बाहर, जिसको जो जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन और कौन सी फोर्स लग रही है, बताओ कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल, तभी वो घूम रहा होगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताना जरा क्या होता है, अगर आपको याद हो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ये फॉर्मूला होता है mv²/r। तो यहाँ पर फोर्स में F इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, mv², v कौन सा, अब क्या ये वाला V, नहीं ये वाला, क्योंकि इसकी वजह से सर्कुलर मोशन है, तो वही वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे, तो उसको हम V2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो V2 का स्क्वायर अपॉन में r क्या होगी, इसकी सर्कल की रेडियस होगी, तो F इक्वल टू में mv2 का स्क्वायर अपॉन में r, इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन, समझ रहे हो। और ये दोनों फोर्सेस क्या रहती हैं, इक्वल रहेंगी, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, समझ रहे हो इस बात को या नहीं। को इक्वेट करेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से देखो हमें r की वैल्यू चाहिए, ठीक है, V2² r, ठीक है, और इसको इसके इक्वल करना है ना,
QBV2, समझ रहे हो? ये कर दिया हमने, फर्स्ट को यहाँ लिख दिया और सेकंड वाली को यहाँ लिख दिया। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो वैसे राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो राइट हैंड साइड इनकी इक्वेट कर दी हमने, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से हमें रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ चाहिए, तो ये R को इधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही रखने देंगे यहाँ mv² अपॉन में ये आ जाएगा नीचे QB और ये V2 और ये V2 का ही स्क्वायर था ऊपर। समझ रहे हो इतनी बातों को या नहीं, बता दो, कोई दिक्कत? तो देखो ये V2 का स्क्वायर है, ये नीचे V2 है, तो इसका एक V2 इससे कट जाएगा, ऊपर एक सिंगल V2 रह जाएगा, समझ रहे हो? तो R की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो R की वैल्यू आ जाएगी mv2 अपॉन में QB, समझ रहे हो? m तो पता चल रहा है ना किसका है, मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, ठीक है, mv2 अपॉन में QB, ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये आ गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। इसको मान लो आप थर्ड इक्वेशन मान लो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक रिलेशन देखो फ्रॉम हियर, क्या चीज़ देखो, यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि ये जो R है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। मतलब क्या हुआ इसका, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का, कि R अगर छोटा है तो वेलोसिटी कम रहने वाली है, ठीक है, R कम वेलोसिटी कम। R अगर बड़ा होगा, ये R अगर बड़ा होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे हो इतनी बात को? क्योंकि देखो m भी कांस्टेंट है, मास चार्ज भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ R किस पे डिपेंड कर रहा है, V2 पे। समझ रहे हो? तो यानी कि अगर वेलोसिटी आप बढ़ाओगे या बढ़ेगी वेलोसिटी किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, R बड़ा होगा, तो यानी कि सर्कल बड़ा बनेगा। समझ रहे हो? V2 कम होगा तो सर्कल छोटा बनेगा, या ऐसे कह लो सर्कल छोटा है तो वेलोसिटी कम है, सर्कल बड़ा है तो यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा है। ये कंसेप्ट आपको यहाँ से ध्यान में रखना पड़ेगा। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वेलोसिटी के। समझ रहे हो? V2 वाले क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि V sin थीटा की वजह से ही सर्कुलर पाथ है, इस वजह से। समझ रहे हो इन चीज़ों को? ठीक है। अब निकालते हैं हम टाइम, कि ये जो सर्कल है कितने टाइम लेगा पार्टिकल एक सर्कल को पूरा करने में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है हमने, टाइम टेकन टू कवर वन कंप्लीट सर्कल इज़ गिवन बाय। बताओ टाइम का फॉर्मूला बता दो जरा क्या होता है, अगर आपको याद हो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड तो हमें पता है सर्कल में किसकी वजह से है, v2 की वजह से है ना, v2 वाली स्पीड है, v2 वाला कंपोनेंट v sin थीटा वाला। ठीक है, तो ये तो v2 आ गया। डिस्टेंस क्या होता है, देखो सर्कल है, ये मैं पहले भी आपको बताई है ये सब बातें। सर्कल है, सर्कल में डिस्टेंस क्या है, उसकी लेंथ। ठीक है, सर्कल मान लो ये पार्टिकल यहाँ है, ये पूरा ऐसे रोटेट हो रहा है, तो यही डिस्टेंस हुआ ना इसके लिए, तो ये इसकी लेंथ होगी मतलब सर्कल की। और सर्कल की लेंथ क्या होती है, उसकी सर्कमफ्रेंस, और उसको हम कैसे लिखते हैं, 2πr से। तो ये आ गया 2πr। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, इस r की वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू कहाँ से पुट होगी, ये जो इक्वेशन थर्ड लिखी थी हमने, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड लिखी थी ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। देखो टाइम t से लिख दूँ मैं, t इक्वल टू में 2πr। r की वैल्यू है हमारे पास mv2 अपॉन में है qb। ठीक है, ये r की वैल्यू है थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, और ये v2 नीचे था यहाँ पर। ठीक है, तो ये v2 लिख दिया, और यहाँ पर इससे पहले हम लिख देंगे पुट इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो r की वैल्यू थी वहाँ पर, यानी कि इक्वेशन थर्ड में वो क्या थी, mv2/qb, और ये था 2πr/v2, तो 2πr की वैल्यू आ गई, और ये v2। तो ये v2 से तो ये v2 कैंसिल हो गया, क्या बचा टाइम का फॉर्मूला, ये आ गया आपके पास 2πm अपॉन में qb। ये आ गया टाइम टेकन टू कवर द वन कंप्लीट सर्कल। टाइम निकल गया हमारे पास 2πm/qb। अब यहाँ से बहुत आपको बड़ा कंक्लूज़न मिलेगा। क्या कंक्लूज़न मिलेगा, क्या आपको यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है कि टाइम कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट, देखो ये तो वैल्यू कांस्टेंट ही होती है 2πm। मास भी कांस्टेंट है चार्ज का, चार्ज की वैल्यू भी कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो टाइम कैसा है, कांस्टेंट है। और मेन बात कि टाइम डिपेंड ही नहीं कर रहा r पे, रेडियस पे। यहाँ तो r आया ही नहीं कहीं भी। ठीक है, मान लो देखो जैसे ये एक रेडियस का सर्कल है, एक ये बड़ा सर्कल है रेडियस, तो आप तो जैसे सोचोगे कि छोटा सर्कल है तो पाथ कम है, तो मतलब क्या है, टाइम कम लगेगा, और ये पाथ ज़्यादा है तो टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। तो यानी कि रेडियस पे आप सोचोगे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ से तो देखो आपको पता चल रहा है टाइम डिपेंड ही नहीं कर रहा रेडियस पे, इंडिपेंडेंट है। तो यानी कि रेडियस का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप सोचोगे ये कैसे, पाथ तो बढ़ रहा है, टाइम क्यों नहीं बढ़ेगा। टाइम इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपको पता है r
जो है वो किसके डायरेक्टली है, वेलोसिटी के डायरेक्टली है। ये अभी हमने रिलेशन यहाँ पर देखा था, रिलेशन में से ये वैल्यू निकाली थी, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v2। तो यानी कि अगर रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, तो टाइम उतना ही रहना है। मान लो इस सर्कल को भी पूरा करने में कितना लग रहे थे, 2 सेकंड लग रहे थे, और इस सर्कल को भी पूरा करने में 2 सेकंड लग रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पाथ कम है और यहाँ पाथ ज़्यादा है, तब भी टाइम उतना ही लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, और ये हमें पता है रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यानी कि टाइम उतना ही रहता है। तो टाइम इंडिपेंडेंट है रेडियस के, ये बात यार ध्यान में रखना, ठीक है। ये बात हमने लिखी भी हुई है यहाँ पर कि टाइम टेकन इज कांस्टेंट है टाइम, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आर, और इंडिपेंडेंट भी है आर के। दो बातें हैं, टाइम कांस्टेंट है, दूसरा क्या, इंडिपेंडेंट भी है आर के, आर पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, ये मैंने आपको बता दिया कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। इस वजह से आर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे हो। वो ऑटोमेटिकली वही बात होगी कि वो अकॉर्डिंग, जैसे मान लो ये कह रहा है 2 सेकंड यहाँ लग रहा है टाइम, यहाँ भी 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वेलोसिटी उतनी बढ़ा लेगा कि वो 2 सेकंड में पूरा करे इसको, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है ना, क्लियर हो रही है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलती है टाइम के लिए, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो कम हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन मान लो कांस्टेंट वाला भी हम कम दे दें, कम कांस्टेंट में समझ रहे हो, मान लो 2 टेस्ला का दिया, एक में 1 टेस्ला का दिया, एक में मान लो 0.5 टेस्ला का दिया, ऐसे समझ लो यूनिफॉर्म में, ठीक है ना। ये तो हमारे हाथ में है ना कितना यूनिफॉर्म देंगे, ठीक। तो यहाँ से आपको ये बात पता चल रही है कि ये जो टाइम है इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो ये टाइम कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो जल्दी से चक्कर पूरा कर लेगा, समझ रहे हो, एक राउंड जल्दी से लगा लेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुआ, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम टाइम, कम मैग्नेटिक फील्ड तो वो टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें फ्रॉम हियर T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, दैट इज़ इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंक्रीज, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल इज डिक्रीज, यही बात मैंने आपको बताई। और वाइस वर्सा भी आप लिख सकते हो इसको, वाइस वर्सा में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज की जगह यहाँ डिक्रीज आ जाएगा, और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल डिक्रीज की जगह यहाँ इंक्रीज आ जाएगा, समझ लो। जो मैंने आपको बात बताई, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो टाइम डिक्रीज होगा, अगर हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेंगे तो टाइम इंक्रीज करेगा, समझ रहे हो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको चीज़ें पता ही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम फ्रिक्वेंसी निकालते हैं इसमें, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो फ्रिक्वेंसी भी आप निकाल सकते हो। फ्रिक्वेंसी को जो लिखते हैं हम, एक तो एफ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको न्यू से, न्यू कैसा होता है, वी जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा यहाँ से ऐसे हम घुमा देते हैं, इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है, न्यू, NU, न्यू बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। ये ग्रीक वर्ड एक्चुअली वहीं से सिंबल जो है हमने लिया है, ये न्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है, इसमें हमें फॉर्मूला रिलेशन पता है, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में 1/t होता है, ठीक है। तो 1/t है तो म्यू क्या हो जाएगा आपके पास, ये न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड है 2πm/qb। तो जब हम ये लिखेंगे t की वैल्यू नीचे पुट करेंगे 2πm/qb नीचे ऐसे, तो वो qb कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, समझ रहे होंगे ये तो बात आप, ठीक है। तो न्यू की वैल्यू यानी कि फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये qb/2πm। और नॉर्मल फ्रिक्वेंसी का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, फ्रिक्वेंसी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है आपके पास, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, यही होता है, टू कंप्लीट द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ ये जो साइकिल्स ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि सर्कल कितने, 1 सेकेंड में सर्कल कितने पूरे कर रहा है, ठीक है। तो वो है नॉर्मल यहाँ पर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि साइक्लोट्रॉन जब आप करेंगे तो देखना यही सब डेरिवेशन यूज़ होगी मोस्टली, ठीक है। तो इस फ्रिक्वेंसी को हम साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, क्लियर है। उसके बाद अगर हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, देखो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है आपके पास, 2πf, ओमेगा से हम इसको लिखते हैं, ठीक है, ओमेगा होता है ये, और 2πf से लिखते हैं। अब f की जगह तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ, न्यू, ठीक है, तो न्यू लिख देंगे, ठीक है। तो मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ही होती है नॉर्मल वाली फ्रिक्वेंसी से, कितना फैक्टर, 2π फैक्टर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 2π तो है ही है, और न्यू की वैल्यू ये रही qb/2πm, ये हमने पुट कर दी, 2π से 2π कैंसिल, और ये ओमेगा जो है कितना आ गया आपके पास, qb/m, ठीक है, ये भी ध्यान रखना।
अब कई बच्चे कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि बुक्स में इसको लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, क्या लिखा हुआ है इसको, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यार कंफ्यूज ना होना, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी एक ही बात होती है, एक ही फार्मूला होता है इनका। ठीक है, वैसे अगर आप देखो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है ना ओमेगा का, वो होता है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा से लिखते हैं, अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही बात होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया डायरेक्ट 2 पाई न्यू वाला फॉर्मूला एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, ये वाला नहीं लिया थीटा बाई टी का, क्योंकि हमें न्यू पता था यहाँ पे और 2 पाई पहले से दिया हुआ है, तो न्यू की वैल्यू पुट करनी थी बस, तो हमने इस तरीके से कर दिया। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके +1 में है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी ये सब। ठीक है, तो नहीं भी पता तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर ये चीज़। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी एक ही बात होती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी होती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, तो वो वेलोसिटी भी कौन सी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये सब जो बातें हमने की हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ये डिस्कशन हुआ सर्कल वाला जो पाथ बना, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड द कंपोनेंट वी साइन थीटा प्रोवाइड द सर्कुलर मोशन। यही मैंने आपको बताया था, वी साइन थीटा कैसा होता है, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है, और वी कोस थीटा कैसा मोशन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेट लाइन वाला। समझ रहे हो ये बात? ठीक। एंड ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट, अब ये कंबाइंड इफेक्ट हो गया है, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल कैसा बनेगा, हेलिकल पाथ बनाएगा। समझ रहे हो? देखो जैसे यहाँ से समझो, मैंने यही बात आपको बताई हुई थी कि वी साइन थीटा जो है वो कैसा पाथ बनाएगा, सर्कुलर, और ये वी कोस थीटा इसको स्ट्रेट पाथ देगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये वी साइन थीटा की वजह से तो घूम रहा है, और इस पाथ की वजह से क्या हो रहा है, इस कंपोनेंट की वजह से क्या हो रहा है, आगे मूव कर रहा है। ठीक है, आगे मूव किया, फिर इस कंपोनेंट की वजह से घूमा, फिर इस वाले की वजह से ये आगे गया। समझ रहे हो ये बात? तो इस तरीके से करते हुए ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसा पाथ बना देता है, हेलिकल पाथ बना देता है। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर स्पेशल केस आएंगे। स्पेशल केस क्या आएंगे कि मान लो आपने ये थ्रो थीटा पे ना करके कैसे किया, एक बार ऐसे स्ट्रेट थ्रो कर दिया और एक बार ऐसे स्ट्रेट थ्रो कर दिया। तो यानी कि जब आप इसको इस तरीके से थ्रो करोगे, मान लो इस तरीके से थ्रो किया ऊपर से डायरेक्टली, तो आपने क्या एंगल पे फेंका है इसको, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर देखें हम 90 डिग्री पे फेंका है। ठीक है, तब क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक, और जब आप इसको नॉर्मल यहाँ से यहाँ ऐसे फेंक देते हो, तब क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी तो ये जो पाथ बन रहा है ये ऐसा कब बन रहा है, जब आपने इसको थीटा एंगल पे फेंका है। समझ रहे हो? थ्रो किया है कितना, थीटा एंगल पे। अब बात हो रही है कि अगर ऐसे 90 डिग्री पे थ्रो कर दो और या फिर 0 डिग्री पे थ्रो कर दो ऐसे इधर, तब क्या होने वाला है। तो ये स्पेशल केस हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन, तब क्या होगा, अगर चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दो आप परपेंडिकुलर, तो यानी कि थीटा कितना, 90 डिग्री। समझ रहे हो ना इस बात को, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपके पास दो कंपोनेंट थे, एक था वी साइन थीटा और एक कौन सा था, वी कोस थीटा। अब ये वाला था सर्कुलर मोशन के लिए, किसके लिए था, सर्कुलर के लिए, और ये किसके लिए था, स्ट्रेट पाथ के लिए था। ठीक है, या तो स्ट्रेट लाइन बोल दो, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए था। ठीक, तो अब देखो पुट करो जरा यहाँ पर आप जरा, सो साइन या ऐसे लिख लो, वी साइन थीटा है ना, वी साइन 90 और वी कोस 90, वी साइन 90 और वी कोस 90। ठीक है, साइन 90 कितना होता है बताना जरा, 1 होता है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ वी आएगा, साइन 90 1 हो गया। समझ रहे हो ना इस बात को। और कोस 90 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई दिस 0, तो ये कंपोनेंट तो 0 हो गया, सिर्फ ये कंपोनेंट बचा, कितना, v बचा। समझ रहे हो ना इस बात को। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, साइन 90 जो होता है 1 होता है, दिख रहा है, और कोस 90 जो होता है ये 0 होता है। तो यानी कि जो कंपोनेंट की बात करें अगर हम, तो यानी कि ये वाला तो 0 हो गया, ये वाला बचा, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन वाला तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, स्ट्रेट पाथ वाला बचा क्या, सिर्फ सर्कुलर वाला। तो यानी कि अब जो मोशन होगा वो कैसा होगा, बताओ जरा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, सो मोशन बिकम सर्कुलर ओनली। समझ रहे हो बात को, सर्कुलर ओनली मतलब कैसे, मान लो ऐसे आपने थ्रो किया, ठीक है, तो अब कैसे घूमेगा ये, एक ही जगह पे, इस तरीके से ऐसे सर्कुलर पाथ ऐसे लेता रहेगा एक ही जगह पे। समझ रहे हो, ऐसा नहीं आगे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, वहीं पर ही मूव करता रहेगा, क्योंकि ये कंपोनेंट तो रहा ही नहीं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा था, ये तो एक ही जगह पे सर्कल बनाता रहेगा। समझ रहे हो। अब बात कर लेते हैं, हम चार्ज पार्टिकल को थ्रो करें पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, थीटा 0 डिग्री है। देखो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आपने भी डायरेक्टली इसको ऐसे थ्रो कर दिया,
मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और डायरेक्टली आपने भी इसको ऐसे ही थ्रो किया, समझ रहे हो। तो कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक है, पैरेलल के केस में, ठीक। तो 0 डिग्री एंगल है, तो 0 है तो बताओ क्या होगा। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, दो कंपोनेंट में साइन 0 जो होता है वो 0 होता है और कोस 0 जो होता है 1 होता है। तो अब आपके पास दो कंपोनेंट हैं, एक v साइन 0 और एक वाला v कोस 0। तो साइन 0 0, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। v कोस 0 1 होता है, अब ये v आएगा। तो इसका मतलब अब सर्कल वाला जो v साइन वाले होते हैं वो सर्कल के लिए होते हैं और v कोस स्ट्रेट के लिए होते हैं। तो सर्कल वाले तो खत्म हो गए, बचे क्या सिर्फ स्ट्रेट वाले। तो यानी कि अब कैसे मूवमेंट होगी, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाएगा, समझ रहे हो। इस तरीके से यहाँ से थ्रो किया, ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ही आगे जाने वाला है, कोई सर्कल नहीं बनेगा इसमें, समझ रहे हो इस बात को। तो इसका मोशन कैसा हुआ फिर बताओ जरा, स्ट्रेट। क्लियर हो रहा है। अगर ये देखो ये आपको टॉपिक समझ में आया ना, तो आपको साइक्लोट्रॉन समझ में आएगा, समझ रहे हो। तो इसको अच्छे से समझो जो मैंने आपको बात बताई है, क्लियर है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।